गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस कक्षा में पढ़ने जा रहे हैं जो अपने पास में शब्दों के वर्गीकरण के आधार पर हमने विकारी और अविकारी जो दो शब्द लिए थे, उनमें से जो फर्स्ट भाग था अपने पास में विकारी, और विकारी शब्दों को हमने 4 भागों में विभक्त किया था। पहला जो भाग था अपना वो था संज्ञा, दूसरा भाग था वो था सर्वनाम, और तीसरा भाग था विशेषण, और चौथा भाग था क्रिया। अब उसी विकारी शब्दों के अंतर्गत जो अपने पिछली कक्षाओं में हमने संज्ञा शब्दों का जो वर्गीकरण था, जो उसकी परिभाषा थी, संज्ञा के भेद थे और संज्ञा के अंतर्गत आने वाले जो शब्द थे उनका हमने अध्ययन किया। फिर उसके बाद में हमने सर्वनाम शब्द को लिया, अर्थात सर्वनाम प्रकरण लिया। सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के भेद और सर्वनाम के जो बने हुए जो शब्द कारक के साथ में बने थे उसका हमने अध्ययन किया। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं विशेषण। अब देखिए कि विशेषण को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इसको एक परिभाषा के रूप में इंगित करते हैं, और परिभाषा के रूप में इंगित करने पर हमें ये देखना है कि विशेषण जो शब्द है ये क्या है। तो परिभाषा के अगर आधार को हम लेकर के देखते हैं तो ये संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण कहलाते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर परिभाषा के अगर आधार को हम लेकर के देखते हैं तो यहाँ पर अपने पास में 2 रूप आ रहे हैं, और दोनों रूपों के अंतर्गत बेटा आ रहा है, पहला है संज्ञा और दूसरा रूप है अपने पास में सर्वनाम। तो जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताने वाले शब्द हैं वो सब विशेषण शब्द कहलाते हैं, अर्थात हम उसे ये कह सकते हैं कि वे विशेषण के रूप होते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर विशेषण शब्दों को अगर हम उदाहरण के माध्यम से अगर हम इसको समझें तो यहाँ पर हम ले सकते हैं जैसे। अब जैसे के अंतर्गत अगर हम लेते हैं मोटी भेड़ अधिक ऊन देती है। अब यहाँ पर देखिए कि इस वाक्य के आधार को अगर हम लेकर के देखते हैं तो मोटी भेड़ अधिक ऊन देती है। अब इस वाक्य के अंतर्गत हमें देखना क्या है कि इस वाक्य के अंतर्गत हमें देखना है कि वो है सबसे पहले संज्ञा शब्द, यानी कि अब यहाँ पर देखिए कि संज्ञा शब्द को अगर हम लेकर के देखते हैं तो यहाँ पर जो भेड़ शब्द है ये किसी जानवर का नाम है, और जानवर के नाम के आधार को अगर लेकर के देखते हैं तो इसका मतलब ये संज्ञा शब्द है। अब इस संज्ञा की जो विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है वो किसके आधार पर बताई जा रही है? मोटी के आधार पर, यानी कि भेड़ कैसी है? मोटी है। तो ये जो मोटी शब्द यहाँ पर अपने पास में आया है ये एक अपने पास में विशेषण का शब्द बन गया। अब उसके बाद में जो ये ऊन शब्द है, ये ऊन यहाँ पर क्या है? ये संज्ञा का रूप है, और यहाँ पर जो ऊन है ये यहाँ पर संख्या को बता रहा है, अर्थात उसकी मात्रा को बता रहा है। तो अब यहाँ पर ये संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आ गया, तो ये अधिक और मोटी। तो अब हम यहाँ पर ले सकते हैं कि मोटी और अधिक ये दोनों विशेषण शब्द हैं, और यहाँ पर भेड़ तथा ऊन ये यहाँ पर संज्ञा शब्द है। क्योंकि विशेषण को अगर परिभाषा के आधार पर अगर हम देखते हैं तो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। दूसरे वाक्य के अंतर्गत अगर हम लेकर के देखते हैं भोली राधा चतुर कृष्ण की बातों में आ गई। अब यहाँ पर देखिए कि इस वाक्य के अंतर्गत लेते हैं कि भोली राधा चतुर कृष्ण की बातों में आ गई। अब यहाँ पर इस वाक्य को अगर हम आधार लेकर के देखते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना है, अब देखिए कि किसी भी अगर व्याकरणिक पद को पहचानने के लिए सबसे उसकी प्रमुख बात ये होती है
कि जिस भी टॉपिक का या जिस भी अध्याय का अगर हम अध्ययन कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमें उस शब्द पर फोकस करना होता है। अब यहाँ पर देखिए कि अगर हम यहाँ विशेषण को पढ़ रहे हैं तो विशेषण को पढ़ने के लिए यहाँ पर जो विशेषण की परिभाषा है वो विशेषण की परिभाषा है संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द। अब यहाँ पर हमें देखना क्या है, इस वाक्य के अंतर्गत हमें देखना है कि संज्ञा शब्द कौन सा है और उस संज्ञा शब्द की विशेषता क्या है। अब यहाँ पर देखिए संज्ञा शब्द के आधार को लेते हैं तो यहाँ पर राधा, यानी कि राधा किसी का नाम है तो ये यहाँ पर संज्ञा है। अब ये राधा जो यहाँ पर इसके गुण को अगर बात की जा रही है तो यहाँ पर है भोली, यानी कि भोलापन यहाँ पर क्या हो गया, इसका गुण, यानी कि एक इसकी विशेषता हो गई। तो अब यहाँ पर ये राधा शब्द तो क्या हो गया, यहाँ पर बेटा संज्ञा का रूप हो गया, और भोली यहाँ पर किसका रूप बन गया, विशेषण का रूप बन गया। वैसे ही यहाँ पर लेते हैं तो कृष्ण, ये कृष्ण किसी का नाम है। अब यहाँ पर ये कृष्ण कैसा है, ये चतुर है, तो ये यहाँ पर इसकी यानी कि विशेषता बताई जा रही है। तो जहाँ संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाला रूप जहाँ पर होता है उसे हम विशेषण शब्द कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि इसके अन्य अगर हम उदाहरण लेकर के इस विशेषण शब्द को अगर हम परिभाषित करना चाहें तो हम अनेक यहाँ पर ऐसे उदाहरण ले सकते हैं जहाँ हम विशेषण शब्द को आसानी से समझ सकते हैं। जैसे विद्वान व्यक्ति प्रायः शांत स्वभाव का होता है। अब यहाँ पर देखिए कि व्यक्ति, अब वो व्यक्ति कैसा है, यहाँ पर विद्वान है, यानी उस व्यक्ति का यहाँ पर गुण प्रकट हो रहा है। दूसरा है कि प्रायः शांत स्वभाव का, अब उस व्यक्ति का जो स्वभाव है वो व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, शांत है, तो यानी कि ये शांति भी उसका गुण है अर्थात उसकी विशेषता है। तो जहाँ संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता का भाव जहाँ पर होता है वह एक विशेषण का रूप बनता है। अब इस विशेषण को पहचानने के लिए देखिए बेटा यहाँ हम इसके दो भाग कर सकते हैं, और दो भाग को अगर लेकर के देखते हैं तो दो भाग कौन कौन से कर सकते हैं। अब एक भाग तो होता है विशेष्य से पहले। अब देखिए कि इसको अगर दो भागों में लेते हैं तो पहला भाग तो अपने पास में हो जाएगा विशेष्य से पहले विशेषण। अब देखिए कि यहाँ पर विशेष्य से पहले विशेषण का अगर रूप जहाँ पर होता है तो ये इसका विशेषण की परिभाषा के अंतर्गत ये इसका एक रूप बनता है। अब यहाँ पर अपने पास में एक नया रूप, विशेषण हम समझ सकते हैं लेकिन विशेषण का विशेष्य, अब यहाँ पर विशेषण का विशेष्य के रूप को अगर लेते हैं तो विशेष्य, और विशेष्य का मतलब होता है संज्ञा, विशेष्य का मतलब हम यहाँ पर संज्ञा ले सकते हैं। अब यानी कि संज्ञा से पहले विशेषण आता है, वहाँ पर भी विशेषण का रूप आता है। दूसरा आता है विशेषण से के बाद में विशेष्य। अब एक तो होता है कि जो संज्ञा है वह विशेषण से पहले आता है, और दूसरा जो इसका भाग है वो विशेषण के बाद विशेष्य अर्थात संज्ञा आता है। तो ये दोनों ही रूप जहाँ पर होते हैं वहाँ पर भी रूप संज्ञा अर्थात इसका विशेषण का ही माना जाता है। अब हम कह सकते हैं कि जब संज्ञा से पहले, अब यहाँ पर क्या ले सकते हैं कि जब संज्ञा से पहले विशेषण का प्रयोग किया जाता है, या अपनी इसकी हम परिभाषा अगर लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं कि जब विशेष्य अर्थात कोष्टक में लिख सकते हैं संज्ञा से पहले विशेषण का प्रयोग किया जाता है उसे विशेष्य विशेषण कहते हैं। अब वहाँ पर देखिए कि जो अपने पास में रूप बनेगा वो क्या बनेगा, विशेष्य विशेषण का, यानी कि उसे हम क्या कह सकते हैं, विशेष्य विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि अब इस आधार को अगर हम लेकर के देखते हैं तो यानी कि संज्ञा से पहले एक तो विशेषण आता है। अब संज्ञा से पहले विशेषण के अगर रूप को हम लेकर के देखते हैं तो यहाँ पर अलग अलग उदाहरण या अलग अलग वाक्यों के आधार पर देख सकते हैं। जैसे मैंने सफ़ेद शेर देखा। अब यहाँ पर देखिए कि वाक्य के अनुसार अगर हम इसको लेकर के देखते हैं तो मैंने सफ़ेद शेर देखा। अब यहाँ पर देखिए कि इस वाक्य के आधार पर लेते हैं तो विशेष्य से पहले विशेषण। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो अपने पास में विशेष्य है, अब ये जो शेर शब्द है ये तो किसके अंतर्गत आ गया अपने पास में, ये अपने पास में विशेष्य के रूप में आ गया। अब ये शेर कैसा है, इसका रंग है यहाँ पर ये सफ़ेद, ये सफ़ेद इसकी क्या हो गई, विशेषता। तो इसका मतलब ये जो सफ़ेद है ये तो अपने पास में आ गया विशेषण के रूप में। दूसरा यहाँ पर जो शेर है वो आ गया अपने पास में विशेष्य के रूप में। तो ऐसे वाक्य भी जहाँ पर आते हैं वो भी एक विशेषण का रूप माना जाता है। जैसे आपने मीठा आम खाया,
अगर दूसरे वाक्य में लेते हैं, आपने मीठा आम खाया। अब देखिए कि इस वाक्य को अगर लेते हैं तो आम यहाँ पर क्या है, ये एक जातिवाचक संज्ञा का शब्द है, और जातिवाचक संज्ञा का शब्द के रूप में अगर लेते हैं तो ये आम कैसा है, ये यहाँ पर है मीठा। तो ये जो मीठा है ये इसका गुण है। तो अब यहाँ पर आम तो जातिवाचक संज्ञा का एक रूप बन गया अपने पास। अब मीठा शब्द को अगर लेते हैं तो ये अपने पास में एक विशेषण का रूप बन गया। तो इसका मतलब संज्ञा से पहले यहाँ पर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, संज्ञा से पहले विशेषण। तो क्योंकि ये यहाँ पर संज्ञा है और संज्ञा से पहले क्या आ रहा है, विशेषण आ रहा है, तो ऐसा रूप जहाँ पर बनता है वहाँ विशेष्य से पहले विशेषण जहाँ पर भी आता है उसे हम विशेष्य विशेषण कह सकते हैं। अब दूसरे नंबर पर लेते हैं तो विशेष्य के बाद विशेषण। अब देखिए कि ख नंबर पर अगर लेते हैं तो ये अपने पास में हो जाएगा विशेष्य के बाद विशेषण। अब यहाँ देखिए बेटो अपने पास में क्या रूप आ गया, ये आ गया अपने पास में विशेष्य के बाद विशेषण, यानी कि पहले क्या आएगा, संज्ञा शब्द आएगा और फिर उसके बाद में क्या आएगा, विशेषण आएगा। तो ऐसा रूप जहाँ आता है वहाँ विशेष्य के बाद विशेषण का रूप माना जाता है। तो जब हम इसको परिभाषा के रूप में कन्वर्ट करते हैं या परिभाषा के रूप में अगर बदलते हैं तो परिभाषा के रूप में बदलने पर ये अपने पास में बन जाएगा कि जब विशेष्य के बाद, परिभाषा के आधार पर हम क्या ले सकते हैं कि जब विशेष्य के बाद या क्रिया के पहले, क्या लेंगे बेटो यहाँ पर, जब विशेष्य के बाद या क्रिया से पहले विशेषण का प्रयोग किया जाता है उसे विशेष्य विशेषण कहा जाता है। अब देखिए यहाँ अगर हम इसको उदाहरण के माध्यम से लेना चाहें या उदाहरण के माध्यम से अगर इसको हम देखना चाहें, जैसे सुमन का भाई छोटा है। अब देखिए कि यहाँ उदाहरण के रूप में अगर हम लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा सुमन का भाई छोटा है। अब यहाँ देखिए कि अपने पास में इस वाक्य के अंतर्गत अगर लेते हैं तो बेटा सबसे पहले हमें देखना क्या है, इस वाक्य में हमें सबसे पहले देखना है कि यहाँ संज्ञा शब्द कौन सा है। तो ये जो भाई शब्द है, ये भाई यहाँ पर क्या है, संज्ञा है, और भाई यहाँ पर ये जो छोटा शब्द है, ये छोटा किस रूप में आ गया, ये अपने पास में आ गया विशेषण। तो अब यहाँ पर विशेष्य के बाद, अब ये अपने पास में विशेष्य है, और विशेष्य का मतलब बेटा यहाँ क्या है, विशेष्य का मतलब होता है यहाँ संज्ञा, यानी कि एक जो होता है वो तो क्या होता है, संज्ञा के पहले विशेषण आता है, ठीक है ना, और दूसरा जो यहाँ पर हमने रूप लिया था वो लिया था संज्ञा के बाद विशेषण आता है। तो अब यहाँ पर ये अपने पास में भाई, ये संज्ञा का रूप बन गया, तो हम यहाँ पर भाई को क्या लिख सकते हैं, संज्ञा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर भाई छोटा, ये यहाँ पर हो सकता है विशेषण का रूप। अब देखिए कि संज्ञा के बाद विशेषण है यहाँ पर, और इस वाक्य में क्या है, पहले विशेषण है फिर उसके बाद में संज्ञा है। तो ऐसा रूप जहाँ पर आता है वहाँ पर भी एक विशेषण का रूप माना जाता है। जैसे दूसरे वाक्य में अगर लेते हैं, यह किला, यह किला ऐतिहासिक है। अब यहाँ पर देखिए कि बेटो ये अपने पास में जो ऐतिहासिक शब्द है यानी कि इतिहास को बताने वाला, ठीक है। अब जो ये किला शब्द है, ये किला किसका रूप बन गया, अब ये किला यहाँ पर जातिवाचक का रूप बन गया। तो अब यहाँ पर देखिए कि इसके अंतर्गत अगर लेते हैं तो किला यहाँ पर संज्ञा का रूप बन गया, और ऐतिहासिक को अगर लेकर देखते हैं तो ये अपने पास में विशेषण का रूप बन गया। इसका मतलब किला यहाँ पर संज्ञा है और ऐतिहासिक है विशेषण। तो अब यहाँ पर देखिए कि विशेषण से यानी कि संज्ञा के बाद विशेषण आ रहा है, और यहाँ आ रहा है विशेषण के बाद संज्ञा आ रही है। तो ऐसे रूप जहाँ पर बनते हैं वहाँ एक रूप बनता है विशेष्य से पहले विशेषण और दूसरा बनता है विशेष्य के बाद विशेषण। तो इसके अंतर्गत अब ये बन जाएगा कि जो ये ऐतिहासिक है, ये ऐतिहासिक अपने पास में एक विशेषण के रूप के अंतर्गत आ जाएगा, और जो किला शब्द है ये संज्ञा के रूप में चला जाएगा। उसके बाद में देखिए हम लेते हैं कि विशेषण के प्रकार। अब यहाँ पर देखिए बेटा विशेषण के प्रकार के अंतर्गत अगर हम लेकर के देखते हैं तो यहाँ सबसे प्रमुख और मुख्य बात हमें यह जाननी होती है कि जो अपने पास में विशेषण है, ये विशेषण शब्द कितने प्रकार के होते हैं,
ठीक है ना। अब यहाँ पर विशेषण के भेद को ले सकते हैं या विशेषण के प्रकार को ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर ले सकते हैं विशेषण के भेद। अब यहाँ विशेषण के भेद को अगर बेटा यहाँ लेकर देखते हैं तो सबसे पहले हमें देखना है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण यहाँ पर 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर विशेषण के प्रकार या विशेषण के भेद को अगर हम आधार बना करके देखते हैं तो देखने पर हमें ये पता लगता है कि जो अपने पास में विशेषण है उस विशेषण के 5 भेद होते हैं, अर्थात विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। पहला, अगर हम इसको लेकर के देखते हैं तो पहला है बेटा वो अपने पास गुणवाचक विशेषण। जो पहला अपने पास में विशेषण है वो हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। दूसरे नंबर वाला जो यहाँ पर विशेषण होता है वो होता है संख्यावाचक विशेषण, यानी कि दूसरा बनेगा यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद में जो तीसरे नंबर वाला जो यहाँ पर हम ले सकते हैं उसको हम ले सकते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। उसके बाद जो चौथे नंबर का यहाँ पर अपन विशेषण ले सकते हैं वो ले सकते हैं सार्वनामिक विशेषण, यानी कि हम उसको नाम दे सकते हैं सार्वनामिक विशेषण। और उसके बाद में जो 6 नंबर वाला यहाँ पर जो 5 नंबर वाला जो यहाँ पर विशेषण बनता है वो बनता है व्यक्तिवाचक विशेषण। अब देखिए कि यहाँ पर व्यक्तिवाचक विशेषण के आधार को अगर हम लेकर के देखते हैं तो ये यहाँ पर मुख्यतः अगर विशेषण का अगर हम आधार या अन्य किसी रूप को अगर लेकर के देखते हैं तो कई बार व्यक्तिवाचक जो विशेषण है वो इसका एक रूप बन जाता है, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं कि वो एक सार्वनामिक का रूप बन सकता है। तो इस आधार को देखते हुए अगर हम यहाँ पर विशेषण के भेद या फिर विशेषण के प्रकार को अगर हम देखना चाहें तो विशेषण के यहाँ पर मुख्यतः 5 भेद हो जाएंगे। अब पहला है वो हो जाएगा अपने पास गुणवाचक विशेषण। दूसरा बेटा भेद हो जाएगा यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण। तीसरा यहाँ पर भेद हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। चौथा यहाँ पर भेद हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। और 5वां यहाँ पर जो भेद होगा वो व्यक्तिवाचक विशेषण। अब देखिए विशेषण के प्रकार के बाद में यहाँ हम इन्हीं विशेषणों का विस्तारित रूप में अगर अध्ययन करते हैं तो अध्ययन करने पर पहला जो अपने पास में यहाँ विशेषण आ रहा है वो है गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण का अगर हम अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हमारे लिए जानना यह जरूरी हो जाता है कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ऐसे कौन कौन से शब्द आते हैं जो उस विशेषण शब्द को हम पहचान सकते हैं, अर्थात हम ये जान सकते हैं कि इसमें गुणवाचक विशेषण शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो सबसे पहले आइए हम पढ़ते हैं गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो जिन विशेषण शब्दों से, अब हम इसको परिभाषा के रूप में लेते हैं, जिन विशेषण शब्दों से गुण, दोष, दशा, भाव। अब यहाँ पर देखिए कि गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत गुण, दोष, दशा, भाव, रंग, रूप और आकार, स्वाद तथा साथ ही साथ यहाँ पर गंध और अवस्था, साथ ही साथ यहाँ पर क्या ले सकते हैं, गंध और अवस्था। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो ये शब्द मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसका मतलब ये सब गुणवाचक विशेषण के रूप के अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ यहाँ स्थिति और देश काल। अब यहाँ पर अवस्था के बाद में लेते हैं स्थिति और देश काल। देश काल का बोध कराने वाले शब्द गुणवाचक
विशेषण कहलाते हैं। अब देखिए बेटो, यहाँ अगर हम गुणवाचक विशेषण का अगर अध्ययन करते हैं तो अध्ययन करने के लिए अपने पास में क्या है कि सबसे पहले तो हमें देखना यह है कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत जिन विशेषण शब्दों से, अब ऐसे यहाँ पर जो विशेषण शब्द आएंगे, जो विशेषण शब्द किसी के गुण, दोष, दशा, भाव, रंग, रूप, आकार, स्वाद, गंध, गंध का मतलब होता है खुशबू से, ठीक है ना, गंध, अवस्था, स्थिति, देश और काल का जो बोध कराने वाले शब्द होते हैं वो सब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत जो यहाँ पर हमने अलग अलग जो शब्द लिए हैं, अब देखिए कि पहले रूप में लेते हैं हम गुण। अब गुण के अंतर्गत ऐसे कौन कौन से शब्द आते हैं जो गुणवाचक विशेषण की श्रेणी में रखे जाते हैं। जैसे यहाँ पर आ गया बेटो योग्य। अब यहाँ पर अगर योग्य शब्द अगर आता है तो वो गुणवाचक का रूप है। उसके बाद में अगर यहाँ परिश्रम शब्द अगर आता है तो वो यहाँ पर एक व्यक्ति के गुण के अंतर्गत आता है। दूसरा, अगर यहाँ पर उदार शब्द अगर आता है तो वो गुणवाचक विशेषण का रूप बनता है। अगर यहाँ ईमानदार शब्द अगर आता है तो वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत माना जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर सच्चा अगर शब्द आता है तो वो गुणवाचक है। उसके बाद में दयालु अगर शब्द आता है तो वो गुणवाचक है। तो आदि जितने भी जो गुण को प्रदर्शित करने वाले शब्द होते हैं वो सब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत माने जाते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वो गुणवाचक विशेषण का रूप माना जाता है। अब उसके बाद में बेटो दूसरे नंबर पर हम ले सकते हैं दोष। अब देखिए कि दोष के अंतर्गत ऐसे आने वाले कौन कौन से शब्द होते हैं जो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत उनके दोषों को व्यक्त करते हैं। जैसे अयोग्य शब्द अगर आता है, आलसी शब्द अगर आता है, उसके बाद बेईमान, बुरा, झूठा, कंजूस, अनुदार, ऐसे जो अवगुण को या दोषों को व्यक्त प्रदर्शित करने वाले जो शब्द होते हैं वो सब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में बेटा अपने पास में है रंग और रूप। अब रंग और रूप के अंतर्गत आपने देखा होगा कि कई ऐसे शब्द आते हैं जैसे काला, गोरा, आकर्षक, सुंदर, गुलाबी, नीला, पीला, हरा, लाल, सुनहरी और चमकीला आदि ऐसे जो शब्द आते हैं वो भी सब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत माने जाते हैं। उसके बाद में बेटा आकार और प्रकार वाले जितने भी जो शब्द आते हैं वो भी एक गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे आकार और प्रकार के अंतर्गत अगर हम आने वाले शब्दों का अगर हम अध्ययन करते हैं, जैसे लंबा, चौड़ा, खुरदरा, गोल, चौरस, तिकोना, ठीक है ना, गोल आदि ऐसे जो शब्द आते हैं जो आकार और प्रकार को प्रदर्शित करते हैं। ऐसे आकार और प्रकार को प्रदर्शित करने वाले जो भी शब्द होंगे वो सब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में बेटा आता है अपने पास में वो जो शब्द के अंतर्गत लेते हैं हम यहाँ पर सीधा स्वाद के रूप में ले सकते हैं। अब स्वाद को प्रदर्शित करने वाले जो भी शब्द होते हैं वो स्वाद को प्रदर्शित करने वाले शब्द भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत माने जाते हैं। जैसे खट्टा, मीठा, कसेला, कड़ला, फीका, नमकीन, तीखा, खारा, ठीक है ना, लवणीय आदि जो स्वाद को प्रदर्शित करने वाले जो शब्द होते हैं वो सब गुणवाचक विशेषण वाले शब्द होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि वो सब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में बेटा दूसरा अपने पास में आता है गंध। गंध का मतलब होता है यहाँ पर खुशबू से, यानी कि गंध को जो प्रदर्शित करने वाले जो शब्द होते हैं वो भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे सुगंधित अगर आता है शब्द, गंधहीन शब्द अगर आता है, या दुर्गंधपूर्ण शब्द आता है, या खुशबूदार युक्त शब्द आता है, या फिर अत्यधिक बदबूदार युक्त अगर शब्द कहीं वाक्य में अगर प्रयुक्त होता है तो वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत माने जाते हैं। उसके बाद में बेटा ऐसे जो अवस्था को प्रदर्शित करने वाले जो शब्द होते हैं
जो शब्द किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी अवस्था को प्रदर्शित करते हैं, तो ऐसी अवस्था को प्रदर्शित करने वाले जो शब्द होंगे वो भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत माने जाते हैं। अब अवस्था को प्रदर्शित करने वाले जो शब्द होते हैं उसमें जैसे बलवान आ गया, कमज़ोर आ गया, ठीक है, अमीर आ गया, गरीब आ गया, रोगी, स्वस्थ, युवा, बूढ़ा, ऐसे जो शब्द आएंगे जो एक अवस्था को या अवस्था के भाव को अगर प्रदर्शित करने वाले होते हैं, वो शब्द गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत माने जाते हैं। उसके बाद में दूसरा यहाँ पर आता है बेटा स्थिति। अब देखिए कि स्थिति को प्रदर्शित करने वाले जो भी शब्द होंगे वो भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर स्थिति के अंतर्गत जैसे अगर लेते हैं अगला, फिर ले सकते हैं पिछला, बाहरी, ऊपरी या निचला। अगर ऐसे शब्द जहाँ पर भी आते हैं तो वो भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में देश और काल को प्रदर्शित करने वाले जो शब्द होते हैं जैसे पंजाबी है, बनारसी है, प्राचीन है, नवीन है, ठीक है ना, जो देश काल की स्थिति का अवलोकन कराने वाले शब्द होते हैं वो भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जो काल अर्थात समय को प्रदर्शित करने वाले जो शब्द होते हैं जैसे पुरातन ले सकते हैं, नवीन ले सकते हैं, आधुनिक ले सकते हैं, ऐतिहासिक ले सकते हैं। तो ऐसे जो शब्द आते हैं जो देश और काल स्थिति का जो अवलोकन करवाते हैं वो सब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत माने जाते हैं। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट स्थान और दिशा को जो प्रदर्शित करने वाले जो शब्द होते हैं, जो अधिकतर क्या करते हैं या तो स्थान का बोध कराते हैं और स्थान के साथ साथ में दिशा का अवलोकन करवाने वाले जो भी शब्द होते हैं वो सब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत माने जाते हैं। अब स्थान का जो बोध कराने वाले शब्द होते हैं जैसे भीतरी, बाहरी, देसी, विदेशी, रूसी, ग्रामीण और शहरी, अगर ये जो शब्द आते हैं तो वो गुणवाचक विशेषण के शब्द होते हैं। उसके बाद में पश्चिमी शब्द अगर आता है, उत्तरी शब्द आता है, दक्षिणी शब्द आता है, पश्चिमी उत्तरी अगर शब्द आता है तो वो सारे के सारे शब्द गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत जो आने वाले शब्द होते हैं वो गुण, दोष, दशा, भाव, रंग, रूप, आकार, स्वाद, गंध, अवस्था, स्थिति, देश और काल तथा दिशा का बोध कराने वाले जो भी शब्द होते हैं वो सब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट दूसरे नंबर पर अपने पास में जो विशेषण आता है वो आता है अपने पास में संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत देखिए कि जो विशेषण अपने पास में यहाँ पर दिया गया है उस विशेषण के नाम के आधार पर हम लोग अवलोकन करके ये देख सकते हैं कि जब इसका नाम ही क्या है संख्या, और संख्या का मतलब क्या है, जो गिनती करने वाले भाव को प्रदर्शित करने वाले जो शब्द होते हैं, संख्या को बताने वाले जो शब्द होते हैं वो संख्यावाचक विशेषण की श्रेणी में आते हैं। यानी कि हम उसे कह सकते हैं वो है संख्यावाचक विशेषण। अब यहाँ पर देखिए कि बेटा संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत जैसी इसकी परिभाषा है, जैसा इसका नाम है उसी के अनुसार इसकी परिभाषा हो जाएगी। अब संख्यावाचक विशेषण क्या करता है, जिन विशेषण शब्दों से संख्या का ज्ञान होता है या संख्या का जो बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो सब संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब संख्यावाचक का मतलब आप जानते होंगे, जो ये हम संख्याओं के काउंटिंग जिसको अपन कह सकते हैं, जो गणना करने वाले जो शब्द होते हैं, गणना का ज्ञान कराने वाले जो शब्द होते हैं वो सारे संख्यावाचक विशेषण की श्रेणी में आते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि वो सारे शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ले सकते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी ये ले सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये ले सकते हैं। तो जहाँ संख्या का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं या संख्या संबंधी शब्दों का जो बोध कराने वाले शब्द होते हैं वो सब संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत माने जाते हैं। जैसे हम अगर इसको उदाहरण के रूप में भी अगर हम समझना चाहें या विशेषण यानी कि एक वाक्य के रूप में भी अगर इसको हम पढ़ना चाहें, मोहन चौथी कक्षा में पढ़ता है। अब यहाँ पर देखिए कि बेटा जो चौथी कक्षा है, ये जो चौथी जो शब्द आया है वो संख्यावाचक विशेषण है। इसके बाद में अगर हम ये ले लें कि वह खिलाड़ी प्रथम आया है,
तो अब वह खिलाड़ी प्रथम आया है। अब जो ये प्रथम शब्द है वह प्रथम शब्द संख्या का ज्ञान कराने वाला है, तो हम कह सकते हैं कि वो संख्यावाचक विशेषण का रूप बनता है। दूसरा यहाँ पर ले सकते हैं कि सैनिकों की लाइन में पांचवा सैनिक बहादुर है। अब यहाँ पर जो ये पांचवा जो शब्द अपने पास में बेटा यहाँ आया है वो संख्यावाचक विशेषण की श्रेणी में है। अब यहाँ पर इसी संख्यावाचक विशेषण को अगर हम भेद में ले, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण के अगर हम प्रकार को अगर लेकर के देखते हैं तो यहाँ पर ये दो प्रकार के हो जाएंगे। जो क्या करेंगे, एक तो क्या करेगा, जो संख्यावाचक विशेषण है वो निश्चित संख्या का बोध कराएगा। जिसको हम निश्चित संख्या का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कह सकते हैं। उसके बाद में दूसरे नंबर का आता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए कि यहाँ विशेषण के अगर रूप को लेते हैं तो जो संख्यावाचक विशेषण है वो यहाँ पर दो प्रकार के हैं, और दो प्रकार के रूप को लेते हैं तो पहला हो जाएगा अपने पास निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा हो जाएगा अपने पास अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए कि यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण का अगर हम अध्ययन करते हैं तो ये हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण को अगर हम लेकर के देखते हैं तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिसमें निश्चित व्यक्ति हो सकता है, निश्चित वस्तु हो सकती है, निश्चित प्राणी हो सकता है, निश्चित पदार्थ की संख्या हो सकती है। जो निश्चित व्यक्ति, निश्चित प्राणी, निश्चित वस्तु या निश्चित पदार्थ की संख्या का जो बोध कराने वाले शब्द होते हैं उन्हें हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण की श्रेणी में ले सकते हैं। अर्थात हम उसे कह सकते हैं कि ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। अब देखिए बेटो, यहाँ जो निश्चित के अंतर्गत अगर हम लेते हैं तो एक तो अपने पास में होता है गणना सूचक। जो एक रूप यहाँ पर बनता है वो है गणना सूचक। अब यहाँ पर गणना सूचक के अंतर्गत अगर लेते हैं तो जिसकी गणना की जा सके। दूसरा यहाँ पर जो रूप बनता है वो बनता है क्रम सूचक, यानी कि जो संख्या की क्रमबद्धता का ज्ञान कराते हैं। उसके बाद में आता है वो है प्रत्येक सूचक। प्रत्येक सूचक, इसका मतलब यहाँ पर इस रूप को भी हम अलग अलग रूपों में ले सकते हैं। उसके बाद में जो बनता है वो है समुदाय सूचक। उसके बाद में जो बनेगा वो समुदाय सूचक शब्दों के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद में लेते हैं तो वो आवर्ती सूचक शब्दों के अंतर्गत आ जाएगा, तो हम उसको मान सकते हैं कि वो आवर्ती सूचक शब्द कहलाते हैं। उसके बाद में लेते हैं तो वो हो जाएगा अपने पास में अपूर्ण संख्यावाचक शब्द। ठीक है, तो अब ये जो निश्चित संख्यावाचक शब्द हैं ये भी अपने पास में 6 रूपों में बदल जाएंगे। पहला बेटा जो यहाँ रूप बनेगा वो होगा गणना सूचक में, दूसरा होगा क्रम सूचक में, तीसरा होगा प्रत्येक सूचक में, उसके बाद होगा समुदाय सूचक में, और फिर उसके बाद में होगा आवर्ती सूचक में, और फिर होगा अपूर्ण संख्या सूचक शब्दों के अंतर्गत। अब यहाँ पर गणना सूचक शब्दों की श्रेणी को अगर लेते हैं या गणना सूचक शब्दों के अंतर्गत अगर हम लेते हैं एक पुस्तक, 5वां खिलाड़ी, 10 रुपये, जिसकी हम गणना कर सकते हैं, वो शब्द आते हैं गणना सूचक शब्दों के अंतर्गत। उसके बाद में क्रम सूचक में अगर लेते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, ठीक है ना, जो एक क्रम के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ऐसे जो शब्द होते हैं वो क्रम सूचक शब्दों की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद में आता है प्रत्येक सूचक शब्द। प्रत्येक सूचक शब्दों में क्या ले सकते हैं, जैसे प्रत्येक बच्चा, हर चौथे दिन, प्रति मास, प्रति क्षण, प्रति पल, है ना। तो ऐसे जो शब्द होंगे वो प्रत्येक सूचक शब्दों के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद में आता है समुदाय सूचक।
अब देखिए कि समुदाय सूचक शब्दों के अंतर्गत बेटा अगर लेते हैं तो जैसे चारों व्यक्ति, 3 अध्यापक, सैकड़ों आम, ये सब समुदाय सूचक के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में आवर्ती सूचक शब्दों के अंतर्गत लेते हैं तो आवर्ती सूचक शब्दों के अंतर्गत आने वाले जो संख्या शब्द होते हैं जैसे दुगुना, तिगुना, चौगुना, 4 गुना, 5 गुना, ठीक है ना, ऐसे जो शब्द होते हैं वो आवर्ती सूचक शब्दों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में बेटा अपूर्ण जो संख्यावाचक शब्द होते हैं, अब अपूर्ण संख्यावाचक शब्दों के अंतर्गत आपने देखा होगा पाव, फिर उसके बाद देखा होगा आधा, पौन, सवा, ठीक है ना, 1.5, पौने 2, 3.5, सवा 3, ऐसे शब्द लिखते हैं हम, 6:15 बजे। तो ये सब क्या है, ये अपने पास में अपूर्ण है क्योंकि ये पूर्ण संख्या का बोध नहीं करा रहे हैं। और जो पूर्ण संख्या का बोध नहीं कराने वाले जो शब्द होते हैं वो निश्चित तो होते हैं लेकिन वो क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं, निश्चित संख्या का उनसे ज्ञान नहीं होता। ऐसे शब्द क्या होते हैं, अपूर्ण संख्यावाचक शब्दों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और ये सारे मिलकर के क्या करते हैं, एक निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। जो निश्चित संख्या का बोध कराने वाले शब्द होते हैं वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। उसके बाद में बेटा दूसरे नंबर का जो अपने पास में आता है वो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत क्या होगा, यानी कि यहाँ पर संख्या है लेकिन वो अनिश्चित है, अर्थात निश्चितता का वहाँ पर बोध नहीं होता। अब यहाँ पर देखिए कि अगर हम इसको परिभाषा के रूप में लें तो परिभाषा के रूप में लेने पर यह हो सकता है कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। अब अनिश्चित संख्यावाचक का मतलब क्या है कि जिन विशेषण शब्दों से या जिन विशेषण शब्दों में हम ले सकते हैं वस्तु, प्राणी या पदार्थ की संख्या का निश्चित ज्ञान नहीं होता, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कह सकते हैं। अर्थात जिनसे किसी भी निश्चितता का बोध नहीं होता। और जहाँ निश्चितता का बोध नहीं होने वाले जो शब्द होते हैं वो सब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण के या माध्यम से लें या कुछ शब्दों के अगर माध्यम से अगर हम इसका अध्ययन करें, जैसे हम ये ले सकते हैं कुछ खिलाड़ी चले गए। अब यहाँ पर जो कुछ खिलाड़ी चले गए ये अनिश्चित है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, सब फल सड़े हुए हैं। अब यहाँ पर सब फल, इसका मतलब सब का मतलब क्या है, सारे है, लेकिन कुछ फल उसमें ठीक भी है, तो ये हम अनिश्चितता का बोध कराने वाला रूप हो जाएगा। थोड़े से आदमी उनके साथ चले जाओ। अब थोड़े से आदमी उनके साथ में चले जाओ, इसका मतलब यहाँ पर निश्चित नहीं है, वो अनिश्चित है। उसके बाद में है बहुत सारी भीड़ खड़ी है। अब बहुत सारी भीड़ खड़ी है, अब भीड़ में देखिए बेटा दो, यानी कि यहाँ पर 2, 10, 15, 20, 25 हज़ारों के लोग भी हो सकते हैं, तो वहाँ पर अनिश्चित है। तो जहाँ अनिश्चितता का बोध है वो अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएंगे। जैसे अधिक, वहाँ अधिक संख्या में लोग खड़े हैं। अब अधिक संख्या का मतलब वहाँ पर बेटा निश्चित नहीं है कि 200 है, 500 है, क्योंकि वो अधिक है। अब अधिक में 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो जहाँ अनिश्चितता का बोध होता है या अनिश्चित संख्याओं का जहाँ बोध होता है उसे हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कह सकते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि वहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का रूप माना जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और जो गुणवाचक विशेषण है, इस गुणवाचक विशेषण का फिर से अगर हम थोड़ा अवलोकन करके देखते हैं तो अब यहाँ पर कोई सा भी रूप हो सकता है। गुण, रूप, दोष, दशा, अवस्था, रूप, रंग, दिशा, स्थिति, देश, काल आदि शब्दों का जो अध्ययन कराने वाला रूप है वो गुणवाचक है। उसके बाद में संज्ञा संबंधी या संख्या संबंधी जो शब्दों का जो रूप बताने वाला रूप है वो संख्यावाचक विशेषण है, जिसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है वो है बेटा निश्चित संख्यावाचक और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। इसी विशेषण शब्दों की कक्षा में फिर हम आगे जो यहाँ परिमाणवाचक, सार्वनामिक और व्यक्तिवाचक विशेषण का अगली कक्षा में हम फिर से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।